रानी पद्मावती। रानी पद्मावती का जौहर अलाउद्दीन खिलजी की सबसे बड़ी हार थी और चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत। आज इतनी सदियों बाद भी रानी पद्मावती के जौहर की गूंज भारत के हर कोने में सुनाई देती है। 12वीं और 13वीं शताब्दी में दिल्ली के सिंहासन पर दिल्ली की खिलजी की सल्तनत का राज था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए मेवाड़ पर कई बार आक्रमण किया। इन आक्रमणों में एक आक्रमण है अलाउद्दीन खिलजी ने सुंदर रानी पद्मिनी को पाने के लिए किया था। ये कहानी अलाउद्दीन के इतिहासकारों ने किताबों में लिखा था ताकि वे राजपूत प्रदेशों पर हुए आक्रमण को सिद्ध कर सके। रानी पद्मिनी पद्मावती के पिता का नाम गंधर्वसेन था और माता का नाम चंपावती। रानी पद्मिनी के पिता गंधर्वसेन सिंहल प्रांत के राजा थे। पद्मिनी के पास हीरामन नाम का एक तोता था जिसके साथ वो अपना अधिकतर समय उसके साथ ही बिताया करती थी। रानी पद्मिनी बचपन से ही बहुत सुंदर थी और बड़े होने पर उनके पिता ने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर में सभी हिंदू राजाओं और राजपूतों को बुलाया गया। एक छोटे प्रदेश का राजा मलखान सिंह भी उस स्वयंवर में आया था। राजा रावल रतन सिंह की पहले से एक पत्नी नागवती होने के बावजूद वे भी स्वयंवर में आ गए थे, क्योंकि प्राचीन समय में राजा एक से अधिक विवाह कर सकते थे ताकि वंश को अधिक उत्तराधिकारी मिल सके। राजा रावल रतन सिंह ने मलखान सिंह को स्वयंवर में हराकर पद्मिनी से विवाह कर लिया। विवाह के बाद वे अपनी दूसरी पत्नी पद्मिनी के साथ वापस चित्तौड़ चले आए। उस समय वे चित्तौड़ पर राजपूत राजा रावल रतन सिंह का राज एक अच्छे शासक और पति होने के अलावा रतन सिंह कला के भी संरक्षक थे, इसलिए उन्होंने अपने दरबार में प्रतिभाशाली व कलाकार को शरण दे रखी थी। उन्हीं में एक राज दरबारी राघव चेतन भी था जो एक संगीतकार था। राघव चेतन के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि वो एक काला जादू का जादूगर है। वह अपनी बुरी प्रतिभा का उपयोग दुश्मन को मार गिराने में करता था। एक दिन राघव चेतन का बुरी आत्मा को बुलाने का कृत्य रंगे हाथों पकड़ा गया। इस बात का पता चलते ही रावल रतन सिंह ने उग्र होकर उसका मुंह काला कर गद्दे पर बैठाकर राज्य से निर्वासित कर दिया। रतन सिंह की इस कठोर सजा के कारण राघव चेतन उसका बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। वह प्रतिशोध की आग में जलने लगा। अपने अपमान से नाराज होकर राघव चेतन दिल्ली चला गया, पर वह दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए उकसाने लगा। वह एक जंगल में चला गया क्योंकि उसे पता था खिलजी वहां अक्सर शिकार करने आता है। एक दिन उसको पता चला कि सुल्तान शिकार का दल जंगल में प्रवेश कर रहा है, तो राघव चेतन ने अपनी बांसुरी से मधुर आवाज़ निकालनी शुरू कर दी। जब राघव चेतन की बांसुरी की आवाज़ सुनकर सुल्तान के शिकार दल वहां पहुंच गए, तभी वे सोच में पड़ गए कि इसने इतने घने जंगल में आखिर कौन बांसुरी बजा रहा है। सुल्तान के सैनिकों को राघव चेतन की तलाश में भेज दिया और वो उसे पकड़कर अलाउद्दीन खिलजी के पास ले आए। सुल्तान ने उसकी प्रशंसा करते हुए दरबार में आने को कहा। चालाक राघव चेतन ने राजा से पूछा, आप मुझ जैसे साधारण संगीतकार को क्यों बुलाना चाहते हैं? उनके पास तो कई सुंदर संगीतकार हैं। राघव चेतन की बात ना समझते हुए खिलजी ने साफ साफ बताने को कहा। राघव चेतन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता का बयान किया। इसे सुनकर खिलजी की वासना जाग उठी। राजधानी पहुंचने के साथ ही उसने अपनी सेना को चित्तौड़ पर आक्रमण करने को कहा, क्योंकि उसका सपना उस सुंदर स्त्री को अपने हरम में रखना था। रानी पद्मिनी की एक झलक पाने के लिए खिलजी ने राजा रतन सिंह को यह कहलवाया कि रानी पद्मिनी को वह अपनी बहन मानता है और उससे मिलना चाहता है, क्योंकि चित्तौड़ पर पहुंचकर उसने किले को देखा जो उसके लिए जीतना कठिन था। जब यह समाचार रावल रतन सिंह को मिला तो उसने अपने राज्य को बचाने के लिए उसकी बात मान ली। रानी पद्मावती आईने में अपना चेहरा दिखाने के लिए राजी हो गई। जब सुल्तान को यह बात पता चला कि रानी पद्मावती उससे मिलने को तैयार है, तो वह अपने चुने हुए योद्धाओं के साथ किले में प्रवेश करता है। रानी पद्मावती के चेहरे को जब सुल्तान ने आईने में देखा तो उसे पाने की लालसा और बढ़ गई। वापिस अपने शिविर में लौटते वक्त सुल्तान कुछ समय रतन सिंह के साथ चल रहा था।
खिलजी ने मौका देखकर रतन सिंह को बंदी बना लिया और रानी पद्मावती की मांग करने लगा। रतन सिंह के सेनापति चौहान, राजपूत, गोरा और बादल ने सुल्तान को हराने के लिए एक चाल चली और सुल्तान को संदेशा भेजा कि अगली सुबह पद्मिनी को सुल्तान को सौंप दिया जाएगा। और अगले ही दिन सुबह होते ही 150 पालकियाँ किले के शिविर की ओर रवाना हो गई। पालकियाँ वहाँ रुक गई जहाँ पर रतन सिंह को बंदी बना रखा था। पालकियाँ देखकर रतन सिंह ने सोचा कि यह पालकियाँ तो किले से आई है और उसमें रानी भी यहाँ आई होगी, और वह अपने आप को अपमानित समझने लगा। उन पालकियों में ना तो रानियाँ थी और ना ही दासियाँ। उनमें से अचानक शस्त्रों से सुसज्जित सैनिक निकले और रतन सिंह को छुड़ा लिया गया और खिलजी के अस्तबल से घोड़ों को चुराकर तेजी से किले की ओर भाग गए। गोरा इस मुठभेड़ में बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, जबकि बादल रतन सिंह को सुरक्षित किले में लेकर आ गया। जब सुल्तान को पता चला कि उसकी योजना नाकाम रही तो गुस्से में उसने सेना को चित्तौड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। सुल्तान की सेना ने किले में प्रवेश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने किले की घेराबंदी कर दी। घेराबंदी इतनी कड़ी थी कि किले की खाद्य आपूर्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी और अंत में रतन सिंह ने द्वार खोलने का आदेश दिया और सुल्तान के सैनिकों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। यह सुनकर रानी ने सोचा कि अब सुल्तान की सेना चित्तौड़ के सभी पुरुषों को मार देगी। अब चित्तौड़ की औरतों के पास 2 उपाय थे, या तो वे जौहर के लिए प्रतिबंध रहे या विजयी सेना के सामने अपना निराधार करवाए। लेकिन उन सभी वीरांगनाओं ने महिलाओं के पक्ष जौहर की तरफ था। एक विशाल चिता जलाई गई और रानी पद्मिनी के बाद चित्तौड़ की सारी औरतें उसमें कूद गई। सुल्तान के सैनिक बाहर खड़े ये सब देखते रहे और जब सुल्तान की सेना ने किले में प्रवेश किया तो उनको राख और हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। वे मरकर भी अमर हो गई। उनके गौरवान्वित कार्यों का बयान आज भी लोकगीतों के माध्यम से किया जाता है। ये हमारे राजस्थान की नारी जो अपनी आन बान शान के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करती है। जय रानी पद्मिनी, जय रावल रतन सिंह, जय चित्तौड़, जय हो।